फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी बाय ओपी गाबा और पॉलिटिकल थ्योरी बाय राजीव भार्गव दोनों ही बुक का कंपैरिजन करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या हमें दोनों बुक पढ़नी चाहिए या दोनों में से कोई एक बुक हमें पढ़नी चाहिए, और अगर दोनों में से कोई एक बुक पढ़नी है तो कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही बुक के कंटेंट की। अगर हम राजीव भार्गव के कंटेंट को देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका कंटेंट, आप वीडियो को पॉज करके इसे थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ओपी गाबा की कंटेंट की। तो ओपी गाबा का कंटेंट आप देख सकते हैं, इसमें कई चीज़ों को शामिल किया गया है, कई टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो अभी तक दोनों ही बुक का कंटेंट हमने देख लिया है। अगर कंटेंट की बात की जाए तो राजीव भार्गव में 20 चैप्टर हैं और ओपी गाबा में 25 चैप्टर्स दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से देखा जाए तो ओपी गाबा में थोड़े चैप्टर्स को ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है कि ओपी गाबा की बुक का जो कंटेंट है वो किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी के एग्ज़ाम, जैसे कि यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल या फिर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, स्पेशली जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए, या जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके सिलेबस को ओपी गाबा की इस बुक में काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स, कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो ओपी गाबा की बुक काफ़ी बेटर है राजीव भार्गव की तुलना में। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं यहाँ जो भी रिव्यू कर रहा हूँ वो बुक को पढ़ने के बाद ही कर रहा हूँ। तो जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। बुक पढ़ने के बाद कितनी बातें हमें समझ में आती हैं। अगर हम राजीव भार्गव का कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स क्या है, और ओपी गाबा का एक चैप्टर पढ़ लेते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, तो दोनों ही बुकों में पॉलिटिक्स को पढ़ने के बाद हमें किसकी बातें ज़्यादा समझ में आती हैं। फ्रेंड्स, जब हम राजीव भार्गव से किसी चैप्टर को समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए कि पॉलिटिक्स क्या है, अगर हम इसको राजीव भार्गव की बुक से समझते हैं तब भी हमें पॉलिटिक्स का एक सही मीनिंग समझ में नहीं आती है। बुक को हम पढ़ते जाते हैं, चैप्टर्स पूरा ख़त्म होने वाला होता है, तब भी हमें उस वर्ड का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आता है। कहने का मतलब यही है कि राजीव भार्गव की बुक में डायरेक्ट आंसर नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम ओपी गाबा की बात करें तो पॉलिटिक्स क्या है, ओपी गाबा से अगर हम पढ़ते हैं तो ओपी गाबा हमें डायरेक्ट आंसर मिलता है। ओपी गाबा में हमें इस बात का डायरेक्ट आंसर मिलता है कि पॉलिटिक्स क्या है। इसी तरह दूसरे चैप्टर्स की बात की जाए, वो भी यहाँ पर पूरी तरह लागू होता है। किसी भी चैप्टर को अगर हम पढ़ते हैं तो ओपी गाबा हमें डायरेक्ट आंसर करते हैं। ओपी गाबा की जो बुक है वो आपको मतलब डायरेक्ट आंसर दे देगी कि ये चीज़ ये है। हालांकि काफ़ी डिटेल में दिया जाएगा, बट फिर भी एक डायरेक्ट आंसर हमें ओपी गाबा से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, दो पॉइंट हो गए, एक हो गया कंटेंट, दूसरा पॉइंट हो गया कि कौन सी बुक हमें ज़्यादा समझ में आ सकती है। तो राजीव भार्गव की तुलना में ओपी गाबा हमें ज़्यादा समझ में आती है और कंटेंट भी ओपी गाबा का काफ़ी बेटर है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है बुक का डिज़ाइन। फ्रेंड्स, राजीव भार्गव की तुलना में ओपी गाबा की बुक का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो आपका काफ़ी मन लगेगा। हालांकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि ओपी गाबा की बुक थोड़ी सी समझने में हार्ड होती है, बट फ्रेंड्स, एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा अगर ज्ञान पाना चाहते हो तो आपको हार्ड वर्ड्स को समझना ही पड़ेगा। बुक की डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो राजीव भार्गव में पैराग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है, बट ओपी गाबा में सेपरेटली फ्लो चार्ट्स दिए गए हैं, फ्लो चार्ट्स की हेल्प से समझाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सपोज़ कि आप आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं और लिबरलिज्म के बारे में आप पढ़ रहे हैं। अब लिबरलिज्म के बीच में फ्यूडलिज्म का एक शब्द आ गया, एक वर्ड आ गया, तो इसको सेपरेटली, फ्यूडलिज्म क्या होता है, इसको सेपरेटली एक बॉक्स में साइड में ओपी गाबा की बुक में समझाया गया है।
तो जो भी हार्ड वर्ड होते हैं उनको सेपरेटली ओपी गाबा की बुक में अलग से समझाया जाता है, जिससे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। इसके अलावा ओपी गाबा की बुक में जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं या इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं उनको डार्क इंक से लिखा गया है, डार्क ब्लैक इंक से लिखा गया है, जो कि रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा एग्ज़ाम क्लोज होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी हम बुक को खोलते हैं और उसके पेजेस को जल्दी जल्दी देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसमें पहले से ही बुक में हाईलाइट अगर किया गया है तो वो हमें तुरंत दिख जाते हैं और हम काफ़ी अच्छे से बुक का रिवीजन कर पाते हैं। तो ओपी गाबा की बुक में ये भी एक बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ, इतना मतलब तीन पॉइंट्स को अभी हमने देखा जो कि हमें ये साफ साफ कहते हैं कि हमें राजीव भार्गव की कंपैरिजन में ओपी गाबा की बुक को खरीदना चाहिए और पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में दोनों ही बुक का जो भी व्यू दिया जा रहा है ये मेरा पर्सनल या अपना खुद का व्यू है। ये मैंने मतलब कहीं से सुना नहीं है, बल्कि खुद ही दोनों ही बुक को मैंने पढ़ा है और काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पर एक कंक्लूज़न निकाला है। मैं भी पहले आपकी तरह काफ़ी कंफ्यूज था, तो जब मैंने दोनों ही बुकों को पढ़ा तो मुझे समझ में आया। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको ओपी गाबा की बुक खरीदनी चाहिए और एक बुक से ही, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, आपकी एक बुक से ही पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस कवर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप राजीव भार्गव को भी साथ में पढ़ें, बट अगर आपके पास राजीव भार्गव की बुक है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तब भी आप एक अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे प्रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।